हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकेश सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और हम देख रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट के लिए भौतिक भूगोल की बुक, और उसके अंदर हमारा लेसन नंबर 4 चल रहा है, महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति। और इस लेसन की आज हमारे पास में तीसरी क्लास है, थर्ड लेक्चर है आज हमारा इसमें। और ये क्लास जो है ये आल्सो रीड कर सकते हैं इसको कौन फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम देने वाले जो ज्योग्राफी में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, और प्लस नेट जेआरएफ जिनको करनी है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पिछली क्लासों के अंदर हमने देख लिया है कि पृथ्वी के इन महाद्वीपों की उत्पत्ति के लिए जो जो सिद्धांत दिए गए हैं। तो हमारे पास टोटल 6 सिद्धांत हैं, जिसमें से हम 3 सिद्धांत तो देखते हैं संकोचन पर डिपेंड करते हैं कि पृथ्वी का संकोचन हो रहा है, पृथ्वी पर दबाव लग रहा है, पृथ्वी पर फोल्ड्स बन रहे हैं अलग अलग। और उसके बाद हम जब चौथा सिद्धांत शुरू करते हैं तो ये उसके विपरीत रहता है सिद्धांत, जिसमें फोल्ड की बात नहीं की जाती, जिसमें बात की जाती है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, प्लेटों का विस्थापन हुआ है। तो चलिए देखें, टेलर के अनुसार जो हमारे पास महाद्वीप है वो सियाल से निर्मित है। सियाल यानी कि सिलिका प्लस एल्यूमिनियम है, और वो सीमा के ऊपर तैर रहे हैं। सीमा यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, पिछली क्लासों के अंदर आपको ये बताया हुआ है। चलिए, तो टेलर ने ये बात कही थी, और टेलर ने जो यहाँ पर बल का प्रयोग किया था, इस बल को यहाँ पे उत्तरदायी बताया था, वो बल था हमारे पास में ज्वारीय बल। जबकि उसकी आलोचना जब हुई तो कहा गया कि नहीं, ये बल जो है ये इस महाद्वीपों के स्थापन के लिए नहीं है, महाद्वीपों का विस्थापन इससे नहीं हुआ है। क्योंकि यदि महाद्वीपों का विस्थापन करना है तो हमें इस बल की बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होगी, और यदि बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता है तो उस बल से पृथ्वी का जो परिभ्रमण है वो बंद हो सकता था। तो चलिए, अब आता है हमारे पास में इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है और इससे नेक्स्ट जो आने वाला है वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, वो मोस्टली इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन जो सबसे पुरानी जो चली आ रही है बात, जो हम सिद्धांत पढ़ते आ रहे हैं, वो वैगनर का सिद्धांत होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वैगनर के सिद्धांत को। वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत में जो हम देखते हैं 1912 के अंदर ये सिद्धांत जो है दिया गया था वैगनर के द्वारा। ठीक है, वैगनर, प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर जो है ये जर्मनी के जलवायु वेता है। ध्यान रखिएगा, ये भूगोल वेता नहीं है, ये कौन है, जलवायु वेता है और भूशास्त्र वेता है। जलवायु वेता और भूशास्त्र वेता है, भूमि का मतलब अध्ययन करने वाले भूशास्त्र वेता। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबसे पहले जो बात इन्होंने सबसे सामने रखी है वो कहते हैं कि महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए वैगनर ने अपनी प्रतिस्थापना परिकल्पना का प्रतिपादन किया, यानी डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि कोई भी जो महाद्वीप है वो एक जगह पर स्थिर नहीं है, स्थिर न रह होकर के वो अपनी जगह से हिले हैं, हिले डुले हैं, अपनी जगह उन्होंने बदली है, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो प्रतिस्थापना की परिकल्पना उन्होंने दी है। तो देखते हैं कि इन जलवायु वेता के सामने ऐसी क्या बात आई कि जिसके लिए उन्होंने ये सिद्धांत लागू किया। तो जब वैगनर के सामने मूलभूत समस्या थी जलवायु संबंधी परिवर्तन, इसके सामने जलवायु के संबंधी परिवर्तन थे, मतलब भूमंडल पर अनेक क्षेत्र में ऐसे प्रमाण मिले जिनके आधार पर यह ज्ञात होता है कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। देखिए, मतलब इसकी सीधी सी बात स्पष्ट क्या है कि इन्होंने क्या देखा, इनको कुछ ऐसी चीजें मिली जो उस जलवायु से संबंधित नहीं थी, जिस कारण इन्होंने कहा कि हो सकता है जलवायु कटिबंधों का विस्थापन हुआ हो, और यह हो सकता है कि इन महाद्वीपों का विस्थापन हुआ हो। देखिए, यहां से स्पष्ट करते हैं इसको, अर्थात अंडरलाइन कीजिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास में। इन्होंने विश्व जलवायु निर्धारण के समय वर्तमान जलवायु के विपरीत जीवाश्म प्रमाण देखे। इन्होंने क्या देखा कि जब विश्व जलवायु का निर्धारण कर रहे थे कि इस जगह की जलवायु इस प्रकार की है, तब उन्होंने के कुछ
जलवायु के विपरीत जीवाश्म देखे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर इन्होंने कोयले के निक्षेप देखे हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोयले के निक्षेप देखे और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जैसे अफ्रीका और दक्षिण भारत में हिम के निक्षेप देखे। अब आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय इलाके के अंदर हिम का जमा या हिम का हमें साक्ष्य प्रमाण मिलना, तो ये तो बहुत ही अलग विपरीत बात हो सकती है। तो यही बात जब इनके सामने आई तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने दो बातें रखी, दो प्राकल्पनाएं प्रस्तुत की। कौन कौन सी? कि जलवायु कटिबंधों का विस्थापन हुआ। या तो उन्होंने क्या कहा कि जलवायु कटिबंधों का विस्थापन है कि जैसे जो महाद्वीप है वो अपनी जगह पर स्थिर है। जैसे देखो यदि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहे हों तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा, परंतु ऐसे स्थानांतरण के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते। तो फिर क्या होगा? फिर इन्होंने दूसरी बात क्या रखी? दूसरी बात इन्होंने रखी कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। इन्होंने क्या कहा? महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। तो महाद्वीपों के विस्थापन के लिए इन्होंने क्या कहा कि यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं, जैसे जलवायु है वर्तमान में, कि वर्तमान में भूमध्य रेखा के आसपास जो है उष्ण कटिबंध जलवायु है, तो ऐसी ही जलवायु हम रखें, तो जबकि अफ्रीका में अगर हिम के अवशेष मिले हैं तो इसका मतलब अफ्रीका इस जगह पर नहीं रहा होगा। अफ्रीका जो है जहां आज है वहां पर नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं ऐसे इलाके पर होगा जहां पर सूर्य की किरणें कम जाती हैं, यानी वो किस इलाके में रहा होगा? वो शीत कटिबंध में रहा होगा जो आज उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो यदि ये शीत कटिबंध में रहा है इसका मतलब इसका विस्थापन हुआ है। तो इसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया है। वेगनर ने स्थल के स्थानांतरण यानी कि प्रवाह में विश्वास किया। उन्होंने कहा हो ना हो महाद्वीपों का विस्थापन ही हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, यदि ये बात इस कहते हैं, इतना जोर देकर कह रहे हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन ही हुआ है, तो फिर हमें इस पर इससे प्रमाण तो लेने ही होंगे कि आप ये किस बात पर कह रहे हैं। तो चलिए ये प्रमाण देने की बात करते हैं। देखो सिद्धांत का प्रधान रूप जो है वो क्या है उसको देखते हैं। मेनली वैगनर ने पूर्व जलवायु शास्त्र, पूर्व वनस्पति शास्त्र, भूशास्त्र तथा भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर यह मान लिया कि कार्बोनिफेरस युग, ध्यान रखिएगा, कार्बोनिफेरस युग जो है, कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। यानी जितना भी स्थल भाग है, ये आज की स्थिति है, जितना भी स्थल भाग है ये पूरे के पूरे एक ही स्थल भाग में ये इस प्रकार से जुड़े हुए थे, और जिसका नाम क्या था? पेंजिया। जिसका नाम था पेंजिया, ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास में पेंजिया भूखंड था टोटल। और इसके चारों ओर जो पानी था उसे हम कहते हैं पैंथालासा। हमने पिछली क्लासों के अंदर मैंने आपको बहुत बार बता दिया इसके बारे में, पैंथालासा। तो आप इन पर गौर कीजिए और पिछली क्लासों को जरूर रीड कीजिए। तो चलिए देखें कि पेंजिया जो था, इस पेंजिया का धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया, और समय बीतने के बाद में क्या होता है, इसके विभाजन होता है। पेंजिया के चारों ओर विशाल जल भरा हुआ था जिसका नामकरण वेगनर ने पैंथालासा किया। पेंजिया का उत्तरी भाग लोरेशिया कहलाता है। उत्तरी भाग क्या कहलाता है? लोरेशिया। ये लोरेशिया है। और दक्षिण भाग क्या कहलाता है? गोंडवाना लैंड कहलाता है। गोंडवाना और लोरेशिया कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो उत्तर में है लोरेशिया, इसे अंगारा लैंड भी कहते हैं। अंगारा लैंड, ठीक है। और नीचे वाला जो भाग है ये तो इंग्लिश में भी इसको गोंडवाना कहेंगे, और हम इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? गोंडवाना ही बोलते हैं, गोंडवाना क्षेत्र बोलते हैं। देखिए इस अंगारा में 3 वर्ड आते हैं, तो इससे 3 महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है। और गोंडवाना के अंदर 4 वर्ड आते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना आपने कि इधर इससे 4 महाद्वीपों की उत्पत्ति होगी। देखिए कैसे ये आ चुका है हमारे पास में अंगारा लैंड यानी कि लोरेशिया। इससे 3 महाद्वीप कौन कौन से बन रहे हैं? एक हमारे पास में नॉर्थ अमेरिका है, एक हमारे पास में यूरोप है, और एक हमारे पास में एशिया है। और यूरोप और एशिया जो है वो एक ही भूखंड पर बने हुए हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जिस कारण उन दोनों को यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया। तो ये है लोरेशिया के पार्ट। दक्षिण में हम देखते हैं तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे पास में साउथ अमेरिका है, इसके साथ में आपके पास में अफ्रीका है, और अफ्रीका के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका है ना।
तो ये देखिए यहाँ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में अंटार्कटिका। तो ये 4 महाद्वीप जो हैं ये किसके पार्ट हैं? ये गोंडवाना के पार्ट हैं। और इसी में से ही एक पार्ट जो निकला है वो कौन सा निकला है? इंडिया भी इसी में से निकला है, ये ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, आगे हम इसको रीड करते हैं क्या कहता है। तो ये बात यहाँ तक होगी हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए पेंजिया में 3 परतें थी, सियाल, सीमा और निफे। तो ये सियाल, सीमा, निफे यानी कि एक पृथ्वी की क्या है? आंतरिक संरचना है। आंतरिक इसकी संरचना जो है वो सियाल, सीमा, निफे है। सियाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम और निफे सीमा सियाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम और सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम और निफे निकिल प्लस फेरम, ठीक है। तो इससे बनी हुई हैं। तो ये कहना क्या चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जो सियाल है ना ऊपर वाली परत, ये तो है महाद्वीपों की। ये किसकी है? महाद्वीपों की है। ये तो स्थल भाग है हमारे पास में, लैंड एरिया, और बाकी यहाँ पे जैसे जल भाग है, ठीक है। तो सियाल जो है वो सीमा के ऊपर तैर रही है। सियाल बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रही है। इस बात को नोट कीजिएगा, बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा था। कार्बोनिफेरस युग में दक्षिण ध्रुव अफ्रीका में वर्तमान डरबन के पास था, ठीक है ना। यानी वो क्या कहता है कि कार्बोनिफेरस के टाइम पर दक्षिण ध्रुव जो था वो अफ्रीका के डरबन के निकट था। यानी वर्तमान में जो डरबन है इस जगह पर हमारे पास में दक्षिण ध्रुव स्थित था, ठीक है। और इस तरफ हमारे पास में आ जाता है उत्तरी ध्रुव आ जाता है, जो कि यूरेशिया के अंदर ही किसी पार्ट में स्थित था। तो जब ये कहते हैं कि दक्षिण ध्रुव डरबन के पास स्थित है, डरबन यानी डरबन जो है वो वर्तमान में इस इलाके में, यहाँ पर है हमारे पास में डरबन, ठीक है। तो यदि यहाँ पर है वर्तमान में, ये तो आ गया उष्णकटिबंध इलाके के पास में पहुंच चुका है, लेकिन पहले ये दक्षिण ध्रुव हुआ करता था। तो दक्षिण ध्रुव था तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? शीत कटिबंध होंगे, यानी इसमें यहाँ पे बर्फ के अवशेष मिलना संभावित है। तो देखिए वैगनर के सिद्धांत का इस प्रकार कार्यान्वयन कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है। यानी इसका सिद्धांत की शुरुआत कब से होती है? कार्बोनिफेरस के युग से शुरू होती है। आगे चलकर पेंजिया का विभाजन हो गया तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। परिणाम स्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान रूप प्राप्त हुआ। ये उनकी प्रधान रूपरेखा है, प्रधान उनकी बात है, जो मेनली बात है, ठीक है, जिसको सब हाँ कहते हैं कि हाँ ये बात तो ठीक है, सब सही मानते हैं। लेकिन इसके बाद में आगे देखिए, देखो ये इस प्रकार से हमारे पास में पेंजिया का पार्ट है जो टाइम पे बदलता रहा। और यहाँ है हमारे पास में, देखिए ये है 1 नंबर पे, आज से 250 मिलियन वर्ष अगो, 250 मिलियन वर्ष पहले उस का जो काल है उसे कहते हैं परमियन काल, कहते हैं परमियन काल कहा जाता है। इस परमियन काल के समय में क्या था? पेंजिया था, ओनली पेंजिया था। पेंजिया के बाद में यहाँ पर हमारे पास में इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। कब? टर्शियरी काल के अंदर। टर्शियरी काल यहाँ पे लिखा हुआ है 200 मिलियन वर्ष अगो, टर्शियरी काल यहाँ पे। और टर्शियरी काल के समय लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड स्थापित होते हैं और उनके बीच में आ जाता है टेथिस सागर। तो जैसे जैसे ये पार्ट दूर होता जाएगा, पहले ये दूर होगा पार्ट, ये तो पार्ट क्या हो जाएंगे? दूर होते जाएंगे। तो इस प्रकार से टेथिस सागर जो है वो बड़ा होता जाएगा। तो टेथिस सागर बड़ा होता जाएगा तो उसे हम कहेंगे टेथिस सागर का खुलना, उसे टेथिस सागर खुलना कहा जाएगा। इसके बाद में ये सिचुएशन आती है इस प्रकार से। ये आ जाता है हमारे पास में जुरासिक काल के अंदर क्या आ जाता है? ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के टुकड़े हो जाते हैं, ये ना टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ तक अभी तो टुकड़े नहीं हुए हैं, यहाँ तक अभी ओनली यूरेशिया है, सॉरी लॉरेशिया है, और ये गोंडवाना लैंड एक ही है फिलहाल। और उसके बाद में इसके टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े होने के बाद में इन टुकड़ों का विस्थापन शुरू हो जाता है। विस्थापन शुरू होता है, ये इंडियन प्लेट है इस तरफ आ रही है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो इस तरफ जाएगी, और अफ्रीकन प्लेट ऊपर की ओर जा रही है, और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है इस प्रकार से। और यहाँ से भी इनका क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है, इस प्रकार से विस्थापन हो रहा है। तो ये वर्तमान में ऐसे बन चुका है। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो है यहाँ से इस प्रकार से दूर गए हैं। इनका प्रवाह जो है वो पश्चिम की ओर माना जाता है, और बाकी जितने भी हमारे पास में
महाद्वीप है उनका प्रवाह जो है वो उत्तर दिशा की ओर माना जाता है। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से क्या हो गए, ये अलग हो गए। यहाँ से पहले एक ही थे, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे शो किया गया आपको। पेंजिया शो किया जा रहा है, कोशिश की गई है पेंजिया शो करने की। हाँ, यहाँ पे जो प्रमाण आगे मिलेंगे हमें वो प्रमाण यहाँ पे शो किए गए हैं कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप आपस में जुड़े हुए थे और प्लस दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे। ये बात यहाँ पे दर्शाई गई है जो आगे वैगनर जो है सिद्धांत में कहने वाले हैं, इसलिए इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब देखिए सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण क्या क्या मिलते हैं। भूगर्भिक बनावट, जलवायु तथा वनस्पतियों के वितरण के आधार पर वैगनर ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि प्रारंभ में सभी स्थल भाग पेंजिया के रूप में थे। सभी स्थल भाग पेंजिया के रूप में थे। वैगनर का कहना है कि वर्तमान महाद्वीपों को जोड़कर पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। वर्तमान में इन सबको अगर हम जोड़ दें तो पेंजिया बन जाएगा। अब देखिए इसका पहला प्रमाण क्या निकलता है। देखिए पहला प्रमाण वैगनर के अनुसार आंध्र महासागर किसको कहा गया, अंटार्कटिक महासागर को। देखिए ध्यान रखिएगा, अब एक बार बताया जाएगा, बार बार नहीं। तो अंटार्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, और अंटार्कटिक महासागर की जो आकृति रहेगी वो एस आकार की रहेगी, एस आकार की। ठीक है, उसको हम आगे देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अंड महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। दोनों तट क्या किए जा सकते हैं, एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। देखो यहाँ पे दोनों तट यहाँ पे मिलाए जा सकते हैं आपस में। और यही तट जैसे ये दूर हो जाएगा, यहाँ से जैसे ये दूर हुआ तो ये बीच में क्या बन गया हमारे पास में, ये अंटार्कटिक महासागर बन चुका है। ध्यान रखिएगा, ये अंटार्कटिक महासागर है, ये हमारे पास में हिंद महासागर है, और ये जो बचा हुआ पार्ट है इस तरफ और कुछ इस तरफ पार्ट है, तो ये किसका है, प्रशांत महासागर का है। यहीं से ध्यान रखिएगा। तो मिलाए जा सकते हैं। उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से, ये उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हमारे पास में ये नॉर्थ अमेरिका है, और इसे हम यूरोप के पश्चिमी तट से जोड़ सकते हैं। इसका पूर्वी तट यूरोप का पश्चिमी तट जोड़ सकते हैं, और अफ्रीका का पश्चिमी तट, देखो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका का तो पूर्वी तट बन गया, और अफ्रीका का ये कौन सा तट बन गया, अफ्रीका का ये पश्चिमी तट बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाया जा सकता है, यही बात वो यहाँ पे कह रहे हैं, मिलाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ से एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ एक पॉइंट आ रहा है जिसका नाम है स्कैंडिनेविया। ये स्कैंडिनेविया जो शब्द है यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ये स्कैंडिनेविया जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, यूरोप के अंदर है। और ये देखिए ये इसके साथ कौन जुड़ा हुआ, ग्रीनलैंड इसके पास में ही है ना, तो ये चीज है। देखिए क्या कहता है आगे, दूसरा हमारे पास में जो प्रमाण है वो कहता है, भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर आंध्र महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन तथा हर्सिनियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। तो जो यहाँ पे कैलिडोनियन और हर्सियन क्रम के जो पर्वत बने हुए हैं किस और अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में और यहाँ अफ्रीका में बने हुए हैं, उनमें एक रूपता पाई जाती है। फिर देखिए दूसरा हमारे पास में है, यह दोनों तटों की भूवैज्ञानिक संरचना का विचार किया, यानी यह दोनों तटों की भूवैज्ञानिक संरचना का विचार किया जाए। यदि दोनों तटों की भूवैज्ञानिक संरचना का विचार किया जाए तो पुनः साम्य दिखता है, साम्य यानी समानता दिखती है। डुटवाइट ने दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट तथा अफ्रीका के पश्चिमी तट का गहन अध्ययन करके बताया कि दोनों तटों की संरचना में पर्याप्त साम्य है, पर्याप्त समानता है इसके अंदर। इनके अनुसार दोनों तट पूर्ण रूप से नहीं मिलाए जा सकते, वरन 400 से 800 किलोमीटर का अंतर रह जाता है। ठीक है, ये इतना तो रह जाता है इसके अंदर। तो ये जब तट आपस में मिलाए जाते हैं इसे कहते हैं जिग्सा फिट कहते हैं, इसे कहते हैं जिग्सा फिट कहा जाता है। जब हम दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को सटाते हैं आपस में बिल्कुल साथ में, तो इसे जिग्सा फिट कहते हैं, इस पोजीशन को जिग्सा फिट कहा जाता है। चौथा इसका पॉइंट क्या कहता है, आंध्र महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेषों यानी फॉसिल्स
तथा वनस्पतियों के अवशेषों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। अब ये जो तथ्य है ये स्पष्ट करता है कि इसका मतलब ये कभी ना कभी एक साथ रहे होंगे। यदि इतने बड़े बाग पर एक जैसी ही जीवावशेष, एक जैसी ही वनस्पति मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कभी ना कभी एक तो रहे ही हैं। देखिए जैसे यहाँ पे कि सिनोगनेथस जो है एक जीव है जो कि कहाँ पे पाया जाता था, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका इस इलाके में पाया जाता था। एक हमारे पास में है लिथोसोर्स। लिथोसोर्स जीव है, लिथोसोर्स जो स्थलीय जीव हुआ करते थे, स्थलीय जीव हुआ करते थे, वो इस इलाके में पाया जाता था। यानी कि अफ्रीका, मेडागास्कर और इंडिया और अंटार्कटिका पर पाया इसके अवशेष मिले हैं। फिर देखिए सबसे ज्यादा जो वनस्पति पाई जाती है उसका नाम है ग्लोसोपटेरिस। ठीक है, ग्लोसोपटेरिस जो है ये वनस्पति दक्षिण अमेरिका से लेकर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में मेडागास्कर, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, यानी इन सभी इलाकों में चारों के चार जो महाद्वीप बन रहे हैं उनमें पाई जाती है, प्लस इंडिया में भी पाई जाती है। तो यही साक्ष्य है, ये इतना बड़ा प्रमाण बहुत होता है ये बताने के लिए कि ये स्थल भाग, ये भूखंड कभी न कभी एक रहा जरूर है। ठीक है, और मेसोसोर्स जो है ये विशालकाय सरीसृप है, यानी रेंगने वाले जीव है। ये क्या है, रेंगने वाले जीव होते हैं मेसोसोर्स। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाते थे। ठीक है, ये बहुत टाइम पहले की बात बताई जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रमाण देखते हैं। तो और प्रमाण भी हमें बता रहे हैं, क्या कहता है कि भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर यह बताया जा सकता है कि ग्रीनलैंड निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष में, एक वर्ष में 20 मीटर पश्चिम की ओर सरक रहा है और 1930 के बाद में इसके खिसकने का प्रमाण नहीं मिला है। यानी ये क्या हो रहा है, ये इस प्रकार से पश्चिम की ओर खिसक रहा था, पहले 20 मीटर प्रति वर्ष की दर से ये खिसक रहा था, लेकिन 1930 के बाद में इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। और अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्कैंडिनेविया जो मैंने आपको बताया था कि स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग जो जीव है, लेमिंग जो छोटे छोटे जंतु अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम की ओर भागते हैं, परंतु आगे स्थल न मिलने के कारण सागर में जलमग्न हो जाते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि अतीत काल में जब स्थल भाग एक में मिले थे तो ये जंतु पश्चिम की ओर जाया करते थे। यानी कहने का मतलब क्या कहता है ये, यहाँ पे ये कहता है कि जब पूरा का पूरा स्थल भाग एक था, ये स्थल भाग एक था, स्कैंडिनेविया इस इलाके में है यहाँ पे। अब जब यहाँ पे जीव ज्यादा हो जाते हैं, ये वाले छोटे छोटे जीव हैं, मतलब पक्षी हैं, एक तरह के लेमिंग जो पक्षी हैं, तो ये पक्षी पश्चिम की ओर गमन करते थे, पश्चिम की ओर गमन करते थे इस तरफ। और आज अगर हम इसकी स्थिति देखते हैं, आज अगर हम यहाँ पे कोई स्थिति देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा हूं मैं आपको कि आज की यदि हम स्थिति देखें तो आज इन दोनों में क्या हो चुका है, डिस्टेंस आ चुका है। यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट में क्या होगा, गैप आ गया है। यहाँ पे बीच में क्या बन गया हमारे पास में, अटलांटिक महासागर। ये तो अभी कम दिखाया गया यहाँ पे, अब जब आप इसका रियल मैप देखेंगे तो काफी ज्यादा डिस्टेंस है। तो ये लेमिंग जो बर्ड हैं ये क्या करते हैं, ये पश्चिम की ओर गमन करते हैं। जब ये पश्चिम की ओर गमन करते हैं तो इनको नजदीक कोई स्थल भाग नहीं मिलता, तो ये रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं, रास्ते में ही चलते चलते इनको, क्योंकि कहीं पर भी रेस्ट करने के लिए जगह नहीं मिलती। और आज भी ये उस पश्चिम की ओर जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही हुआ ना कि अतीत काल में कभी ना कभी ये स्थल भाग एक थे, ये भाग क्या थे, एक थे, और ये जीव पश्चिम की ओर जाया करते थे और आज भी जा रहे हैं। तो यही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उसके बाद देखिए सातवां, ग्लासोपटेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिण अफ्रीका, फोकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि कभी ये स्थल भाग में मिले थे, कभी ये एक साथ हुआ करते थे। आठवां पॉइंट देखिए, कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राजील, फोकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना तभी संभव हो सकता है जबकि सभी स्थल भाग कभी एक रहे हों तथा दक्षिण ध्रुव डरबन के पास रहा हो। दक्षिण ध्रुव कहाँ रहा हो, डरबन के पास रहा हो। इस पॉइंट पे दक्षिण ध्रुव यहाँ पे हो
और यदि दक्षिण ध्रुव यहाँ पे होगा तभी इन सब में क्या हो सकता है, यहाँ पे हिमानीकृत हो सकता है, यानी इन इलाकों में हिम के अवशेष मिल सकते हैं। तो ये थी इसकी बात, ये इसके प्रमाण थे जो इसने स्पष्ट किए कि हो ना हो यहाँ पर महाद्वीपों का ही विस्थापन हुआ है। ठीक है, तो ये बात तो उसने प्रमाण के तौर पे कह दी। अब अपन देख लेते हैं कि इसने इन प्रमाणों को, इसने जब कहा कि इस प्रकार से इसका विस्थापन हुआ है, तो तब इनसे क्वेश्चन किया गया कि इतने बड़े विस्थापन के लिए आप कौन से बल को जिम्मेदार ठहराते हैं, कौन सा बल जो है इसमें काम आया होगा। तो तब ये जो बल बताते हैं, ये बल इनका थोड़ा जो है मान्यता प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो बल की बात करते हैं ये भी ज्वारीय बल की बात करते हैं। ये भी किस बल की बात करते हैं? ज्वारीय बल, जो कि बिल्कुल भी मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है? क्योंकि ज्वारीय बल के द्वारा महाद्वीपों का विस्थापन तभी हो सकता है जब आज से कई गुना ज्यादा ज्वारीय बल रहा हो, और जब इतना बड़ा ज्वारीय बल रहा होगा तो वो ज्वारीय बल पृथ्वी के परिभ्रमण पर भी दबाव डाल सकता है, और जिस कारण से उसका परिभ्रमण जो है वो रुक सकता था। तो ये इसलिए इसका बल जो है वो मान्य नहीं होता। देखिए, वैगनर के अनुसार जब पेंजिया में विभाजन हुआ तो उसमें दो दिशाओं में प्रवाह हुए, उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर, और दूसरा है पश्चिम की ओर। ठीक है, एक प्रवाह तो उत्तर की ओर हुआ, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर प्रवाह होता है, ये उत्तर दिशा की ओर, ये भी थोड़ा उत्तर दिशा की ओर माना जाता है। ये जो प्रवाह है ये पश्चिम की ओर प्रवाह माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका का प्रवाह जो है वो पश्चिम की ओर माना जाता है। देखो ये यहाँ से अलग हो गया, यहाँ से अलग हो चुका है, जबकि ये वाला भाग देखो तो उत्तर की ओर गया है, अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, दूसरी भारत, ये जो हमारा भारत है ये उत्तर की ओर जाकर टकराया है। तो भूमध्य रेखा की ओर का प्रवाह गुरुत्व बल तथा पलवनशीलता के बल के कारण हुआ है। यानी जो भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह गया है वो किस कारण से हुआ है? गुरुत्व बल से हुआ है। और पलवनशीलता बल जो होता है वो होता है तैरने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है, यानी जो ये स्थल भाग है ये तैर रहे हैं तो इनकी तैरने की प्रवृत्ति है, जिस कारण से आगे के आगे खिसक रहे हैं, तो ये पलवनशीलता बल होता है। पृथ्वी फिर उसके बाद में क्या था? हाँ, कारण हुआ है महाद्वीप सियाल का बना है तथा सीमा से कम घनत्व का है, सीमा से कम घनत्व वाला है, अतः सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है। ठीक है, सियाल जो है महाद्वीप जो है वो उस पर क्या हो रहे हैं? तैर रहे हैं। अंतिम बात देखते हैं इसकी क्या कहता है कि महाद्वीपों का पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा की ज्वारीय बल के कारण हुआ माना गया है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ज्वारीय रगड़ पृथ्वी के परिभ्रमण पर रोक का काम करती है। इस कारण महाद्वीपों का भाग पीछे छूट जाते हैं तथा स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो है वो अलग हो जाते हैं। तो इस कारण से उन्होंने जो ये बात कही है यहाँ पे। अब आप इसका वास्तविक प्रवाह देख लें तो वास्तविक प्रवाह जो है वो भी इसका सेम यही रहता है। इसे आप रीड कर लीजिएगा, देखो सारी बातें इसमें वही रिपीट होंगी, क्योंकि वास्तविक प्रवाह भी इनका वही है, लगभग वही सेम प्रवाह है, लेकिन बस जो प्रवाह होने का बल है ना, बस सिर्फ उसी में गलती आ रही है और किसी में गलती नहीं है। तो देखिए, पेंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस से प्रारंभ होता है। गुरुत्व तथा पलवनशीलता के बल के कारण पेंजिया का दो भागों में विभाजन हो जाता है। लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बनते हैं और उनके बीच में तैतीस सागर बनता है, और जैसे जैसे लॉरेशिया और गोंडवाना दूर होते जाते हैं तो उस प्रकार से तैतीस सागर जो है खुलता जाता है। यूरेशिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो जाता है और अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित हो गए। ठीक है, अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित हो गए सब। तो उससे क्या हुआ है? इसी समय उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, जबकि अंटार्कटिका से अलग होकर के जो गोंडवाना लैंड है वो उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर बनता है। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण आंध्र महासागर बनता है, जो मैंने इस आकार का आपको बताया था, वो पश्चिम की ओर बढ़ने के कारण होता है। स्थल भाग समान गति से प्रवाहित नहीं हो रहे थे, और
इसी कारण क्या होता है कि आंध्र महासागर की आकृति जो है वो एस आकार की बनती है, यानी कोई भाग पीछे रह गया, कोई आगे निकल गया, जिससे आकृति थोड़ी एस आकार की बन जाती है। दोनों अमेरिका के पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित के कारण ही मध्य अटलांटिक कट्टा का निर्माण हुआ है। आर्कटिक सागर तथा उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से हटने के कारण हुआ है। यानी जो आर्कटिक सागर है ना, आर्कटिक सागर ये उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, उत्तरी ध्रुव पर। और उत्तरी ध्रुव पर पहले लोरेशिया हुआ करता था। जैसे ही लोरेशिया वहां से खिसका तो वहां खाली एरिया रह गया। खाली एरिया में जब पानी भरा तो पानी भरने से वहां आर्कटिक सागर बन जाता है। जबकि अगर हम दक्षिण ध्रुव की बात करते हैं तो दक्षिण ध्रुव पर गोंडवाना लैंड होता है, और गोंडवाना लैंड जो होता है उसका एक भाग यानी अंटार्कटिका जो है वो दक्षिण में ही छूट जाता है, जबकि बाकी सब उत्तर या पश्चिम में प्रवाहित हो जाते हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध पर तो जल है और दक्षिण गोलार्ध पर स्थल है। तो यही बात कही जाती है कि स्थल के पीछे जल मिलेगा, जल के पीछे स्थल मिलेगा। पेंथालासा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण, जो पेंथालासा सागर था उस पर कई दिशाओं से महाद्वीपों का अतिक्रमण हो गया ना, महाद्वीप जो है वहां पे पहुंच गए उस इलाके में। तो अतिक्रमण के कारण इसका आकार क्या हो गया, संकुचित हो गया, इसका आकार छोटा हो गया तथा उसका अवशिष्ट भाग जो है वो प्रशांत महासागर बन गया, प्रशांत महासागर बन जाता है। और इस तरह स्थल तथा जल का वर्तमान रूप प्लायोसीन युग तक पूर्ण हो गया था। प्लायोसीन युग तक इनका जो है कर्म पूरा हो गया था। जल्दी से देख लेते हैं अंत में इनका जो सिद्धांत का मूल्यांकन है। वैगनर का प्रारंभिक उद्देश्य अतीत काल में हुए जलवायु संबंधी परिवर्तनों का समाधान करना ही था, परंतु जो जो समस्या आगे आती गई सिद्धांत बढ़ता गया, फलस्वरूप वैगनर लोभ में पड़ गया और लोभ में पड़ता गया और गलतियां करता गया। गलतियां ऐसी की कि कहीं पर तो उसने जो बात कही उसका विरोधी बात भी खुद ने कह दी। कैसे कि वैगनर द्वारा जो बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए सर्वदा अनुपयुक्त लगाया है, ये बल जो है वो बिल्कुल गलत है। चंद्रमा तथा सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीप में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह तभी हो सकता है जब वह वर्तमान ज्वारीय बल से इतने गुना अधिक बल हो। अब ये कितना है आप अपने आप देख लेना। यदि इतना बल महाद्वीपों के प्रवाह के समय रहा होता तो पृथ्वी का परिभ्रमण 1 वर्ष में ही बंद हो गया होता। तो वैगनर ने बताया कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रही है, और बाद में बताया कि सीमा से सियाल का रुकावट आई, यानी जब जहां आज महाद्वीप रुके हुए हैं, पश्चिम में जाकर के जहां आज महाद्वीप रुके हुए हैं वहां उन्होंने कहा कि रुकावट आ गई है, इस कारण वो रुक गए हैं, जबकि ये उन्होंने अपनी बात का ही विरोध कर दिया। इसके साथ ही यदि सीमा को कठोर मान लेते हैं तो फिर सियाल उस पर तैर कैसे रही है, इसका कोई आंसर नहीं मिलता हमें। आंध्र महासागर के दोनों तट पूर्णतया नहीं मिलाए जा सकते। दोनों तटों की भूगर्भिक बनावट हर जगह मेल नहीं खाती है। वैगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तथा तिथि पर अच्छी तरह प्रकाश नहीं डाला है। कार्बोनिफेरस युग से पहले पेंजिया किस बल द्वारा स्थिर रहा था, इस पर सोचने वाली बात है, ये सामने नहीं आती। तो ये था हमारे पास में आज का जो 5वां सिद्धांत। ठीक है, हम 5वां सिद्धांत यहाँ पे देख चुके हैं जो कि वैगनर के द्वारा दिया गया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इसकी आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर ग्रुप जो है, टेलीग्राम पर चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और उसका लिंक जो है वो है HK Sir 2284, इस पर आप सर्च कीजिएगा। यदि नहीं तो आप इसे भी सर्च कर सकते हैं, हरकिरत सिंह ज्योग्राफी कंसल्टेंट। ठीक है, यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर मेरा चैनल मिल जाएगा। उस चैनल में आइए और वहाँ प्रश्नोत्तरी होती है। हर प्रश्नों हर प्रकार की आपकी स्किल की जांच के लिए, चाहे आप मैथ की बात कर रहे हैं, चाहे आप पॉलिटिकल या कुछ भी, यानी कि जो भी आपको तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटिव आपकी प्रश्नोत्तरी होती रहेगी। आपकी वहां पे एक्सरसाइज जो है वो होती रहेगी, आपकी एक्सरसाइज करवाते रहेंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी के साथ साथ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए।